हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हीट एंड वर्क क्या होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। यानी कि हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को पूरा का पूरा डिस्कस करा था। उसका एक तो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने चेक करा था कि इसको डिफाइन कैसे करा जा सकता है और कैलकुलेट कैसे करा जा सकता है। एंड मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे, उस फॉर्मूले को आपको याद करना है, जो कि आगे जब हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। एंड आगे चल करके हम लोग एक एंट्रोपी टर्म भी डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आएगा। ओके, सो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो ये लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा फॉर बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, हम लोग जो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे उसका ये लास्ट लेक्चर रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। यानी बेसिकली हम लोग एंटर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से, उसके क्या क्या लॉज होते हैं, उन सभी लॉज को हम लोग पढ़ेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग एंटर करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। ओके, सो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जरूर अटेंड करे होंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर से अटेंड नहीं करें तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग लास्ट लेक्चर जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपको ये जो आज वाला लेक्चर है वो समझ में आ जाए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हीट एंड वर्क के बारे में। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, हीट एंड वर्क। यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीट एंड वर्क। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा इस पर, और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। तो देखो, हीट एंड वर्क को अगर हम डिफाइन करें कि सबसे पहले हीट देखते हैं कि हीट क्या होती है। तो देखो, हीट एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। हम लोग मतलब छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आ चुके हैं। एंड वर्क भी क्या होता है, वर्क भी एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब एनर्जी ही होता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हीट के बारे में। तो देखो, हीट क्या होती है। हीट के बारे में हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, सॉरी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हीट का क्या ट्रांसफ़र करेगा, इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ट्रांसफ़र का एक मोड होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हीट जो होती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यानी कि जो हीट है वो आप लोगों ने देखा होगा, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या करती है, फ्लो करती है। कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है वो हाई टू लो ही फ्लो करती है, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ये यूनिवर्सल लॉ है ना, किसी भी चीज़ के फ्लो करने का। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये हम लोगों ने बेसिक सा 2 लाइन लिख लिया है जो थ्योरेटिकल लाइन्स है, कि एक तो हमारे पास में जो होती है हीट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हीट जो है वो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक, अब हम लोगों ने हीट एक्सचेंज पढ़ा था, है ना। वैसे हीट कैपेसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो मैं हीट एक्सचेंज की बात करता हूँ, हीट एक्सचेंज। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से हीट को रिप्रेजेंट करा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। एंड हीट एक्सचेंज हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़ा था। एक तो हमारे पास में आता है हीट कैपेसिटी, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C डेल्टा T। एक हम लोगों ने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, MS डेल्टा T या DT, जिसको आप लोग लिख सकते हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल जो आप लोग बता रहे हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था मोलर हीट कैपेसिटी के रेस्पेक्ट, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CM डेल्टा T। या अगर आप N मोल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो NCM डेल्टा T आपके पास में ये फॉर्मूला आता है। एंड इसको हम लोगों ने 2 टर्म्स के लिए डिफाइन करा था, बिल्कुल, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एक दूसरा हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा, सॉरी वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम लिखेंगे NCV डेल्टा T। एंड अगर आपके पास में, इसको आप लोग QV लिख सकते हैं। एंड अगर आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर है तो QP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बिल्कुल NCP डेल्टा T आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख रखा है जब हम लोगों ने हीट कैपेसिटी देखा था। हीट कैपेसिटी में कैसे CV कैलकुलेट करा जाता है, कैसे CV कैलकुलेट करके CP कैलकुलेट करा जा सकता है। हम लोगों ने गामा का रिलेशन देखा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम डिटेल में किस तरीके से फॉर मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए हम लोग CP/CV को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जो लेक्चर्स आने वाले हैं उन लेक्चर्स में जो पीछे वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपको एक एक चीज़ वहाँ से रिलेट करवाई जाएगी और आप लोग
फिर आपको वो चैप्टर्स वो लेक्चर्स भी याद रहेंगे और आप इजीली कनेक्ट भी कर पाएंगे, तो आपको एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में फील आएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप लोग जब चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, तो जब चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आप लोग चीज़ों को कनेक्ट करना स्टार्ट करें, चैप्टर्स जब भी पढ़ें तो आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें और हर एक चीज़ों को लिंक करते चलें। जिस दिन आप चैप्टर को लिंक करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या फिर जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे, लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको उस दिन वो चैप्टर ईजी लगने लगेगा, उस दिन वो सब्जेक्ट ईजी लगने लगेगा, उसको पढ़ने में फील आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लिंक नहीं कर पाते हैं ना दो चीज़ों के बीच में, जब दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन नहीं हो पाता है तो आपको ये कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो चाहे आपके पास में ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर फिजिकल हो, कहीं ना कहीं से रिलेशन बन ही जाता है। और वो उस रिलेशन को अगर आप एस्टेब्लिश कर जाते हो तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ईजी है। अगर आप उस कनेक्शन को नहीं एस्टेब्लिश कर पाते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कनेक्शन जरूर ध्यान रखें, किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करा जाता है टॉपिक्स के बीच में। तो ये हम लोगों ने लास्ट देख लिया था। तो हीट से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। वर्क, देखो वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क में भी मैं यही लाइन लिख सकता हूँ कि इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। सॉरी, नॉट हीट, मैं बार बार हीट लिख रहा हूँ, एनर्जी। तो ये भी क्या होता है, एनर्जी, ये भी एक मोड होता है एनर्जी के ट्रांसफ़र का, कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जो वर्क होता है हमारे पास में, वर्क हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में पीवी वर्क होता है, एक हमारे पास में होता है नॉन पीवी वर्क, ठीक है। एक होता है नॉन पीवी वर्क। अब पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क में क्या डिफरेंस होता है उसी को हम लोग देखते हैं। देखें, पीवी वर्क क्या होता है। पीवी वर्क वो होता है जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम का कुछ ना कुछ यूज आता है, एंड जो नॉन पीवी वर्क होता है उसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ऐसे वर्क डन जिसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है तो उसको आप लोग नॉन पीवी वर्क बोलते हैं। और जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम से आपको बहुत सारी चीज़ें कनेक्शन मिलता है उसको आप लोग बोलते हैं पीवी वर्क। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ वर्क करता है ना, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इनके अंदर कभी भी प्रेशर एंड वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप ये नहीं बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से प्रेशर में कुछ चेंज आ जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये सब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर आप लोग 12th क्लास में जाएंगे, है ना, अभी तो आप लोग 11th क्लास के, इवन अगर आप जो स्टूडेंट नीट या फिर जेईई के स्टूडेंट बैठे हैं यानी टारगेट के स्टूडेंट है, तो वो रिलेट ये कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो जो वर्क करता है तो उसमें भी कोई वॉल्यूम और प्रेशर का कोई रोल नहीं आता है। लेकिन अगर हमारे पास में दूसरा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कंटेनर है, आपने एक कंटेनर पर वर्क करा, वर्क करने का मतलब उसमें गैस भरी थी, आपने उस पर प्रेशर लगाया, यानी आप उस पर वर्क कर रहे हो, प्रेशर लगा के क्या कर रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो। सिंपल सा, आप अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके पास में एक परफ्यूम की स्प्रे बोतल है ना, तो स्प्रे है आपके पास में, तो स्प्रे में आप क्या करते हो, ऊपर से उसको प्रेस करते हो, आप वर्क कर रहे हो उस सिस्टम के ऊपर, आप वर्क कर रहे हो तो उसमें से गैस रिलीज हो रही है। गैस का वॉल्यूम पहले इतना था, अब वो गैस पूरी बाहर आ चुकी है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, आपने प्रेशर यूज़ करा। तो इस टाइप के वर्क डन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पीवी वर्क बोलते हैं। यानी कि बेसिकली हमें पीवी वर्क को ही कैलकुलेट करना आना चाहिए और हम यही देखेंगे, क्योंकि हम जनरली एक सिस्टम को स्टडी करते हैं जिसमें गैस भरी हुई होती है, उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, है ना, उसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन इसी को हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो हमारे पास में एक तो आता है पीवी वर्क और एक आता है नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क कौन से होते हैं, जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिलेशन होते हैं वर्क डन के साथ में, जबकि ऐसे जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पीवी वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब एक सिंपल सा थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। आपको वैसे तो मैंने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने करवाया हुआ है। लेकिन अगर आपको वो लेक्चर याद नहीं हो या फिर उसमें अगर ढंग से नहीं अटेंड करा तो मैं इसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हीट एंड वर्क जो होता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? आप लोग थोड़ा सोच के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, ठीक है,
ताकि हमें पता चलेगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क एंड हीट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन को हम बाद में देखेंगे कि स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, बट हाल फिलहाल हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बताएं क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कुछ लोग बोलेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सिस्टम को डिवाइड करने पर कभी ये डिवाइड नहीं होती है। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जो हीट एंड वर्क होता है, आप लोग देखो हीट एंड वर्क कब अराइज होता है, एक बड़े बड़े सिस्टम के अंदर कोई हीट नहीं होती है। एक बड़ा बड़ा मतलब जो सिस्टम होता है वो कभी वर्क नहीं करता। ये क्या होता है कि जब सिस्टम कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, सिस्टम पर काम करे जाते हैं, तभी ये दोनों प्रॉपर्टीज अराइज होती है। तो ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है, ठीक है। तो हीट एंड वर्क उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मास हम बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि डिफाइन करता है कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्ट का मास इतना है। जैसे आपका वेट हो गया, आपका वेट एक पर्टिकुलर इतना है, वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है जो आपके वेट को एक्सप्लेन करती है। आपका कुछ वॉल्यूम होगा, आपका कुछ लेंथ होगा, ये सब चीज़ें जो है आपके पास में क्या होती है, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हीट एंड वर्क ऐसा कुछ भी कोई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस वजह से आप इनको कभी भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हीट एंड वर्क जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम इसमें आंसर ये लिखेंगे वी कैन नॉट कंसिडर एज हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दे अराइज व्हेन सिस्टम इज डूइंग वर्क या एनी एक्टिविटी, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। बट थ्योरेटिकली ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है ना, ये कोई पूछता नहीं है कि हीट जो है वो वर्क हीट एंड वर्क जो है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। चलो अब हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं कि वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ठीक। पीवी वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे, उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा, आपको याद रहे तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो और भी बढ़िया, बट आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है क्योंकि आगे जाकर के फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके। ओके, तो आप लोग इसको कॉपी करो फटाफट से, मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, फिर वापस आते हैं और फिर वापस डेरिवेशन देखते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पीवी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो पीवी वर्क को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में एक छोटा सा कंटेनर है और इस कंटेनर में आप लोगों ने एक पिस्टन लगा रखा है इस तरीके से। ये जो पिस्टन है वो ध्यान रखना आप लोग की मूवेबल पिस्टन है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने लगा के छोड़ दिया। तो ये मूवेबल पिस्टन है और इस पर कुछ बाहर का एक प्रेशर लग रहा है जिसको हम लोग पी एक्सटर्नल बोलते हैं, और इसमें मैंने कुछ गैस भर दी है, कोई भी गैस भर रखी हो मैंने, तो यहाँ पे मैंने गैस भर रखी है, तो इसका जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी गैस आएगा। और ये पी गैस कंटिन्यूसली क्या करेगी, मैं थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको ताकि आपको इजीली ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये जो है प्रेशर है। जो एरो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये है, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो गैस है, गैस के सारे मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब देखो इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो पी गैस है हमारे पास में या पी एक्सटर्नल है वो ज़्यादा हो एज कंपेरेटिव पी गैस, यानी कि बाहर का जो प्रेशर है वो गैस के रिस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा है। यानी कि ध्यान से देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ तो आपके पास में एक कंटेनर है, बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो अंदर बहुत कम प्रेशर है, इसका मतलब गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, यानी पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा। पिस्टन का मूवमेंट किस साइड होगा, पिस्टन का मूवमेंट अंदर की साइड होगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन होगा। गैस क्या कर रही है, गैस कंप्रेस कर रही है। फिर वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी गैस हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। ये तो सिंपल सा है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर अगर हम बात करें कि पी एक्सटर्नल जो होता है वो कम हो जाता है, पी गैस ज़्यादा हो जाता है, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि अगर पी गैस ज़्यादा हो जाएगा, पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेंशन हो जाएगा। गैस क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो गैस एक्सपेंड कर जाती है, बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो गैस कंप्रेस कर जाती है। समझ में आ रहा है।
अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, वर्क इज डन बाय द गैस। तो यहाँ वर्क की जो वैल्यू आती है वो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आती है, और यहाँ वर्क की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम लोग बोलते हैं वर्क इज, या वर्क, चलो ये लिख लेते हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर वर्क करा गया, देखो सिस्टम पर ही वर्क कर रहे हैं, आप प्रेशर बाहर का बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप पिस्टन को बहुत तेजी से इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, यानी आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो सिस्टम क्या कर रहा है, खुद ब खुद वर्क कर रहा है, गैस खुद ब खुद एक्सपैंड हो रही है और पिस्टन को बाहर की तरफ धकेल रही है। जब पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगी तो पिस्टन पीछे चला जाएगा, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से पिस्टन पीछे मूव कर जाएगा और गैस एक्सपैंड कर जाएगी। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रेशर जो है गैस का वो बहुत कम है, तो गैस क्या कर जाएगी, कंप्रेस कर जाएगी। आ रही बात समझ? चलिए, तो ये सिंपल से है, हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो देखो इसके लिए हम लोग वापस एक वापस एक पिस्टन बना लेते हैं और हम लोग कंडीशन लेते हैं एक्सपेंशन की। अगर गैस को एक्सपेंड करवा दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा जब गैस एक्सपेंड करेगी और कैसे वर्क डन कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। इसी सवाल का हम लोग आंसर निकालने के लिए ये डेरिवेशन कर रहे हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पी गैस ज़्यादा कचरा नहीं बनाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ पी एक्सटर्नल, और मैं ये सिंपल सी कंडीशन मान के चलता हूँ कि गैस जो है वो उसका एक्सपेंशन हो रहा है, गैस क्या हो रही है, फैल रही है ना, बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब देखो ध्यान से कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ कि गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंशन के लिए हमें पता है, अभी हम लोग देख के आए कि पी गैस ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेरेटिव पी एक्सटर्नल। तो हमें पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से एक और कंटेनर बनाऊँ एग्जैक्ट सेम वैसा का वैसा, इसी का कट कॉपी पेस्ट कर दें, बट मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं कट कॉपी पेस्ट कर देता, कोई नहीं, एक दिन आपका सपोर्ट मिल गया तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल आपके पास में वाइट बोर्ड ही है, तो वाइट बोर्ड से समझते रहें और थोड़ी ड्राइंग बना लेते हैं अच्छे से। देखिए अभी पिस्टन की पोजीशन यहाँ दिख रही है आपको, कुछ टाइम पहले पिस्टन यहाँ था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, चुटकी बजाई मतलब गैस ने सब एक्सपेंड कर दी, पिस्टन पीछे चला गया और पिस्टन आ गया यहाँ पे, ठीक है। पिस्टन कहाँ चला गया, आगे चला गया, इसने कुछ dx डिस्टेंस कवर करी होगी, हम थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट मान के चलते हैं कि dx डिस्टेंस इसने कवर करी होगी। चलो अब बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने गैस भरी हुई है तो ये तो पी गैस आएगा और ये आएगा आपके पास में पी एक्सटर्नल, कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग पिस्टन बना देते हैं, थोड़ी गैस यहाँ पे भर देते हैं ताकि आपको फील आती रहे कि नहीं गैस भरी हुई है, कचरा नहीं है, मतलब ऐसा खाली नहीं है पूरा का पूरा। चलिए अब एक आप लोग बात बताएं कि जो वर्क होगा आपके पास में, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला F/D होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं स्मॉल अमाउंट के लिए लिखूं तो ये हमारे पास में होता है, ध्यान रखना, W इज इक्वल टू, यानी dW इज इक्वल टू क्या आएगा, F.dx। मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एक बार के लिए जो डिस्टेंस है उसको dx मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, और इसके आगे मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा वर्क करा गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सिस्टम के द्वारा वर्क करा गया है तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, आपको देखो फोर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। फोर्स को आप केमिस्ट्री में यूज़ ही नहीं करेंगे, फोर्स को रिप्लेस करो। तो फोर्स को रिप्लेस करने के लिए मेरे ध्यान में ये आता है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पर, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया पर आपने कितना फोर्स अप्लाई करा है वही तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है,
वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। बस ये दो अगर आपको चीज़ें पता होगी तो आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। प्रेशर इज गोज टू एफ अपॉन ए, वॉल्यूम इज गोज टू ए डॉट डी एक्स। देखो इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा हमारे पास में, देखो हमें प्रेशर लिखना है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी हमें फोर्स लिखना है, तो ये आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया डॉट यहाँ आ जाएगा हमारे पास में डी एक्स। अच्छा देखो ध्यान से, एरिया डॉट डी एक्स, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि वॉल्यूम होता है, ये होता है हमारे पास में वॉल्यूम, ध्यान रखना अपॉन में नहीं है ना, तो मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये तो वॉल्यूम हो गया। सो बताओ डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, सो डी डब्ल्यू हमारे पास में आएगा माइनस का पी। अब देखो यहाँ पे आप लोग इसको पी एक्सटर्नल लिख लेंगे, तो माइनस का पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई आपके पास में क्या आ जाएगा, डॉट डी क्या आ जाएगा, ये आपके पास में डी वी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो देखो आपके पास में इंटीग्रेशन आएगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। इसका इंटीग्रेशन करोगे कुछ इस तरीके से, तो प्रेशर बाहर आ जाएगा। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसका वर्क का इंटीग्रेशन कर रहे हो W1 से W2, ठीक है, तो ध्यान रखना जो वर्क होता है वो कैसा होता है, वो पाथ फंक्शन होता है, और पाथ फंक्शन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपको ओवरऑल वैल्यू देता है, तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल, और वॉल्यूम जो होता है वो आपके पास में स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, हर एक चीज़ को लिंक करते चलेंगे, स्टेट फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ओवरऑल चेंज मिलेगा डॉट डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला आता है W इज गोज टू वर्क इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी आपके पास में आता है। और इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिखें, सो W इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट V2 माइनस V1, ये आपके पास में फॉर्मूला आएगा। अब देखो अगर आपको ये सारी की सारी बातें याद रहती हैं तो अच्छी बात है, आपको ये इतना याद रह जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको याद नहीं रह पाती है तो आप इनको कुछ भी याद मत रखना। वैसे देखो याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो आप हर एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होती तभी रटना स्टार्ट करा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है, टॉपिक्स को लिंक करना आता है तो फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते। तो ये देखो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन एक्सप्लेनेशन है, जो डायग्राम मैंने वहाँ से मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेथड होता है, इस तरीके से आप वर्क का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। वर्क का फॉर्मूला आता है W इज टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब देखो अगर आपके पास में कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन होता है तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, और अगर एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड करती है तो गैस खुद काम करती है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। और अगर कंप्रेशन होता है तो गैस पर काम करा जाता है, गैस पर प्रेशर लगाया जाता है बाहर से, तो इसका मतलब सिस्टम पर वर्क करा गया है, तो वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ सकती है, देखो सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास में वॉल्यूम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, है ना, वॉल्यूम बढ़ गया है इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ना। जो चीज़ों को समझो, लिखना मतलब बाद में हम लोग लिखते रहेंगे ये सब चीज़ें। देखो वॉल्यूम अगर बढ़ गया है यानी पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, यानी गैस एक्सपेंड हो चुकी है। गैस एक्सपेंड हो चुकी है तो ध्यान से देखो, अगर मैं V2 की वैल्यू बढ़ा दूंगा, V1 की वैल्यू कम होगी तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में नेगेटिव है। लेकिन अगर आप देखो कि वॉल्यूम पहले इतना था, इनिशियल वॉल्यूम इतना, अब फाइनल वॉल्यूम इतना हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, यानी फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी माइनस ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वहाँ कंप्रेशन हो चुका है गैस का। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, तो बस इसी तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेते चलें, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। सो आप लोग इसको कॉपी करो। यहाँ तक हमारा जो है मतलब हीट एंड वर्क कंप्लीट होता है। मेरे को बस यही आपको डिराइव करके बताना था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज गोज टू माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी होता है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वहाँ से न्यूमेरिकल बनना स्टार्ट होंगे जब हम 0th लॉ को कवर करेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वहीं से क्वेश्चन अब बनने स्टार्ट होंगे। अब नई नई प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, आपने जितना भी अभी पढ़ा है वो सारा का सारा रिलेट करेगा
कहाँ, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस चैप्टर को आप ज़रूर कंटिन्यूस में पढ़ते रहें। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ये कनेक्टेड चैप्टर है ना। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ऊपर नीचे मिलती है, इस वजह से आप लोग इजीली कनेक्ट नहीं कर पाते थर्मोडाइनमिक्स के एनसीईआरटी से। लेकिन हम लोग हर एक चीज़ को कनेक्शन से पढ़ते जा रहे हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ हमारा पूरा बेसिक कवर होता है। आई होप आपको ये बेसिक्स वाले वीडियो पसंद आए होंगे। टोटल 7 लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं, आगे भी बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो आई होप आप लोग भी उनको ज़रूर देखेंगे। एंड अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट रहे, आपको लगे कि हमने ये डिस्कस नहीं करा है, तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिलेगा। वैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो डिसेबल हो चुका है, किसी सस्पिशियस पर्सन ने मतलब बहुत शायद मल्टीपल रिपोर्ट्स है ना, या फिर कुछ पर्सन जो है वो हमें टारगेट कर रहे थे, उस वजह से हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने फिर से अपना नया जो है इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर अब प्योरली आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट क्रिएटेड बाय प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके।